हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस टू वीडियोस, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, दैट इज बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। एंड व्हेन टू वायर्स आर कैरिंग करंट either in same direction or in opposite direction and are running parallel to each other, then they also experience either an attractive force or a repulsive force depending upon the direction of current in them. First question के according, a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर। द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1.5 मीटर और इस वायर का मास है 200 ग्राम्स। नाउ ये एक ग्राउंड से ऊपर मिड एयर में सस्पेंडेड है, हवा के बीचों बीच ये झूल रही है और इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है पूरे रीजन में, जिसको मैं नाम देती हूँ बी। मुझे इस बी की वैल्यू निकालनी है कि इस रीजन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी। यहाँ पर मैंने इस वायर का लेफ्ट साइड से क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है वेयर द करंट इज कमिंग आउटवर्ड। अब इस वायर का मास है तो डेफिनेटली इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स, एंड दैट इज गिवन बाय mg। लेकिन ये मिड एयर में सस्पेंडेड है, इसका मतलब इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगनी चाहिए विच इज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बिल साइन थीटा। लेकिन ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सी, दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द लेंथ वेक्टर, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, लेफ्ट वाले डायग्राम में, यहाँ पर फोर्स लग रही है ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में एंड the length element is in the direction of current. This is my L vector. तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकती हूँ। कैसे? I'll stretch my thumb, forefinger and middle finger at right angles to each other. They are mutually perpendicular. Then मैं लेफ्ट हैंड रूल लगा के थंब को अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन में रखती हूँ, मिडिल फिंगर को मैं करंट की डायरेक्शन में रखती हूँ या फिर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में रखती हूँ, then my forefinger will point outward of the screen. Here you can pause for a minute and try to apply this Fleming's left hand rule over here. It means this will be the direction of magnetic field in this region. Now आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो है 90 डिग्री। करंट नहीं है यहाँ पे, लेंथ वेक्टर अगर हम देखें देन द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। सिंस लेंथ वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन और द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्क्रीन। सो sin 90 is 1. The value of this is 1. Now if I want my wire to remain suspended in air, इसका मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए। इट मीन्स FB is equal to FG, और आई कैन राइट बिल साइन थीटा, और बिल साइन थीटा इज 1, बिल इज इक्वल टू mg। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mg अपॉन IL, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम, और आई कैन राइट 0.2 kg into the value of G is, let's suppose it's 10, 9.8 is approximately 10, and the current is 2 ampere while the length of the wire is 1.5. This is equal to 2 by 3, or I can write it as 0.67 Tesla. This is the value of magnetic field in the region, and we also know the direction. Let's come to question number 2 now. In the figure given below, wire PQ is fixed while the square loop ABCD is free to move under the influence of currents flowing in them. State the reason in which direction the loop will begins to move or rotate. डायग्राम में आपको एक वायर दे रखी है PQ जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है
and it is in upward direction. The value of current is IA. इसके पास में एक लूप रखा है ABCD. ABCD एक स्क्वायर लूप है. इस केस में स्क्वायर लूप में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I. The branch AD is carrying current in upward direction, and similarly branch BC is carrying current in downward direction. हमें बताना है ये लूप इधर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा या फिर ये रोटेट करेगा. आई नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस लूप. सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड कि ये जो सेगमेंट, ये जो हमारा PQ सेगमेंट है, करंट कैरिंग सेगमेंट है, इसका AB पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, BC पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, CD पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और DA पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड आई फाइंड इट आउट सेपरेटली. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं अपना थंब पॉइंट करूंगी करंट की डायरेक्शन में, एंड माय फिंगर्स आर गोइंग टू कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So here the magnetic field lines will be circular rings that I have already told you, and the direction of these circular rings is in this direction. इसका मतलब है कि राइट साइड पे वायर के हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन. और लेफ्ट साइड पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड. लेट अस सपोज that the side of the square is L. अगर हम AB वायर पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, so magnetic field lines अंदर की तरफ है and the current is flowing towards right. You can find the direction of force either by using right hand palm rule that I have already told you, or you can use Fleming's left hand rule as well. तो AB पर अगर मैं right hand palm rule लगाती हूँ, then my fingers are going in the direction of B vector, and the thumb is pointing in the direction of first vector, that is the length vector, or we can say the direction of current also. Then the palm is going to point in the upward direction. हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और मेरी जो पाम है जो पॉइंट कर रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगी. इसका मतलब फोर्स ऑन AB वेक्टर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. जो AB वायर पे फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी. सिमिलरली अगर मैं CD वायर पे देखूं और वहां पर अगर मैं राइट हैंड पाम रूल लगाती हूँ, देन माय पाम इज पुशिंग डाउनवर्ड्स. इसका मतलब द फोर्स ऑन CD वायर विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FCD. ना दोनों के दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, सेम करंट कैरी कर रहे हैं और सेम लेंथ के हैं. इसका मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उतनी फोर्स इस लूप पे नीचे की तरफ लग रही है. सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल ईच अदर. अब हम करेंगे कैलकुलेट फोर्स AD और BC लाइन सेगमेंट पे. यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, माय पाम इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन. So the force on AC is towards the left, and its value is given by the formula that we derived in the previous video, that is mu naught IAI into L divided by 2 pi D. Now question के according हमें जो L की वैल्यू दे रखी है that is equal to D only. So I can replace L with D over here, and I will get it's equal to mu naught IAI upon 2 pi. सिमिलरली अगर मैं BC वायर पे फोर्स कैलकुलेट करती हूँ तो उसकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स द राइट, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी म्यू नॉट IAI अपॉन 2 पाई इनटू इट्स जी. इसका डिस्टेंस कितना है? D प्लस D, सो दैट इज इक्वल टू 2D. 2 पाई इंटू 2D इंटू द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट BC, दैट इज इक्वल टू D. So I get it is equal to mu naught IAI upon 4 pi. तो क्या आप इससे बता सकते हैं कि FAC बड़ा है या FBC बड़ा है? Obviously FAC बड़ा है, because यहाँ पर हमें दिख रहा है कि FBC का मैग्नीट्यूड is equal to half of FAC का मैग्नीट्यूड. तो इसका मतलब the net force on this loop will be towards the left. This will be my answer. Let's discuss question 3 now. A wire AB carrying a steady current of 10 ampere is lying on the table. Another wire CD carrying 6 ampere is held directly above AB at a height of 2 mm
Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free. Give the direction of current flowing in CD with respect to AB. This is the situation which is given in the question. हमारे पास एक ग्राउंड पे एक वायर पड़ी है AB, उसमें से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसके जस्ट अबव एक वायर है CD, मिड एयर में वो सस्पेंडेड है एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर. द डिस्टेंस बिटवीन AB और CD इज 2 मिलीमीटर. हमें बताना है कि इस CD वायर का मास पर यूनिट लेंथ कितना है एंड we also need to tell the direction of current in CD. You can pause the video here and reread the question in order to understand it properly. This question is very much similar to question number 1, but यहाँ पर हमें रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी, हमें दे रखा है कि उसके जस्ट नीचे एक वायर है और हमें पता है कि जो नीचे वाली वायर है अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में CD वायर सस्पेंडेड रह सकती है. तो इस CD वायर पे ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी गिवन बाय mg. तो इसको बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होनी चाहिए. द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, यस, दीज टू वायर्स शुड रिपेल ईच अदर ताकि हमारी जो CD वायर है वो एयर में सस्पेंडेड रह सके. और ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर दो वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं देन दे रिपेल ईच अदर. इसका मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर हमें पता चल गया. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन CD शुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन AB. यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन को एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये जो बैलेंसिंग फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. सो वी कैन राइट म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A टाइम्स L इज इक्वल टू mg, यानी कि दोनों फोर्स बैलेंस करिए एक दूसरे को. एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ I1? I1 की वैल्यू है हमारी 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 6 एम्पियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 2 mm. आई कैन सेपरेट द मास पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ को मैं नीचे ले जाती हूँ और g को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाती हूँ. मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A टाइम्स g. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, मैंने यहाँ पे मिलीमीटर को SI यूनिट में कन्वर्ट किया है, दैट इज मीटर. अपॉन सॉल्विंग आई गेट 12 इंटू 10⁻⁻4 kg पर मीटर और 1.2 इंटू 10⁻³ kg per meter, and the value in gram per centimeter is 1.2 into 10⁻² gram per centimeter. This is my complete answer. I hope this worksheet is completely clear to you. That's all for now. Have a good day.